इतिहास, और जो भी इतिहास लिखता है, लिखने वाला हर इतिहास को अपने हिसाब से लिखता है, अपने कौम, अपने समाज को संरक्षित करते हुए इतिहास की संरचना करता है। हम पिछले 23 अप्रैल 2017 को एक बड़ा मुद्दा इस देश में चला था। 24 नवंबर 1999 को कि देश में नेपाल से एक प्लेन हाईजैक हुआ था और जिसको आतंकवादी अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर ले गए थे और भारत के 3 जेलों में बंद खुखार आतंकवादियों को छोड़ने के बदले उस प्लेन में सवार, उस हवाई जहाज में सवार भारतीय नागरिकों को छोड़ने की शर्त पर आतंकवादियों ने उस हवाई जहाज को कंधार एयरपोर्ट पर रख करके भारत से मांग किया था। और भारत सरकार उन तीनों आतंकवादियों को सौंपने के लिए जब कंधार एयरपोर्ट पर भारत के उस समय विदेश मंत्री यशवंत सिंह थे, ले गए थे, भारत के पत्रकार भी गए थे और तमाम सारे पत्रकारों ने देखा कि एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ा मकबरा है और उस मकबरे के ठीक सामने 2 कब्रें हैं और वहाँ का जो अफगानी है मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद मकबरे में के अंदर जाने से पहले मकबरे के दरवाजे के सामने जो कब्रें बनी हैं उस पर वो लोग 5-5 जूता मार करके फिर मकबरे में जाते थे। तो 25 नवंबर 1999 को हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व की भी वाशिंगटन पोस्ट एक अखबार है जो दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, उस अखबार में भी निकला था कि हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि कंधार में पाई गई है, जहां पर अफगानी लोग उनकी कब्रों पर आज भी जूता मारते हैं। और भारत के सभी अखबारों में भी उस बात को निकला हुआ था। भारत के सारे अखबारों में वह न्यूज़ प्रथम पेज पर निकली हुई थी। और उस समय हमारे उत्तर प्रदेश के कोसी लोकसभा से तत्कालीन सांसद हुआ करते थे बालकृष्ण चौहान, उन्होंने इस बात को देश के सदन में भी उठाया था कि जब से भारत के चौहानों ने इसको पढ़ा है अखबारों में कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कब्र कंधार में पाई गई है जिस पर अफगानी जूता मारते हैं, तो हम भारत सरकार से चाहेंगे कि इस जूता मारने की प्रथा को एक संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत पहल करके बंद कराई जाए और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थि भारत लाई जाए। उस समय सदन के अंदर विदेश मंत्री ने उनके इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि अफगानिस्तान उस समय तालिबानियों के कब्जे में था, अफगानिस्तान में कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी और भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हम कोई राजनीतिक पहल कैसे करें जब अफगानिस्तान में कोई चुनी हुई सरकार ही नहीं है, अफगानिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा भी नहीं है, ऐसे में हम कोई राजनीतिक पहल नहीं कर सकते और भविष्य में अगर कभी अफगानिस्तान में कोई चुनी हुई सरकार आएगी और वो सब अफगानिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा होगा तो भारत राजनीतिक पहल करेगा। साथियों, वर्तमान में अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार है। अफगानिस्तान और भारत के बीच बहुत मधुर संबंध हैं। पिछले मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस दौरान भारत सरकार ने अफगानिस्तान की पूरी संसद को बनाने का खर्चा भारत सरकार ने दिया था। और आज भारत के अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री से मोदी जी के इतने मधुर संबंध हैं कि एक बार अगर नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से कह दें कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के ऐतिहासिक पुरुष है, हमारे समाज देश के तमाम सारे लोगों के
आस्थाओं से जुड़े हुए भी व्यक्ति हैं और उन पर जूता मारा जा रहा है, तो इससे लोग आहत हैं। इसलिए अफगानिस्तान सरकार इस व्यवस्था को बंद करा करके और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थि भारत को दे दे। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी की इस बात को अफगानिस्तान नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि अफगानिस्तान इस समय बहुत सारी चीज़ों के लिए भारत पर डिपेंड है। और 23 अप्रैल 2017 को जनवादी पार्टी का स्थापना दिवस था। उससे पहले पार्टी का सारनाथ में अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में ही तय हुआ था कि जनवादी पार्टी अगर मानती है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारे वंशज हैं और पिछड़ों और दलितों के एक प्रेरणा स्रोत हैं, तो इसके लिए इस व्यवस्था को, उनके समाधि पर पड़ने वाले जूते की व्यवस्था को बंद कराना होगा और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अस्थि को भारत लाना, यह भी एक जनवादी पार्टी के इश्यूज होना चाहिए। और मैंने उसी समय अधिवेशन में तय किया कि जनवादी पार्टी का जो स्थापना दिवस होगा उसको पुनः हम इसी सारनाथ में मनाएंगे और सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन स्वाभिमान यात्रा निकाल करके इस सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थि को भारत मंगाने के लिए एक महाअभियान छेड़ा जाएगा। और संजोग से भारत में जो भाजपा की सरकार है और उस सरकार को बनाने में हमारे लोगों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा समाज पूरी तरह से भाजपा को वोट दिया है और उसकी सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताने में हमारे समाज की भागीदारी रही है। और अगर भाजपा को यह लगेगा कि चौहान अब अगर हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थि को भारत नहीं मंगाएंगे तो कहीं न कहीं चौहानों का वोट इससे प्रभावित होगा, तो निश्चित तौर पर चूंकि भाजपा की ही सरकार थी 1999 में जब यह मामला सामने आया था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और भाजपा सदन में इस बात को रखी थी कि अगर ऐसा वक्त आएगा तो भाजपा सरकार इसके लिए पहल करेगी। तो अब फुल फ्लेश सरकार है और सरकार को पहल करना चाहिए। और हमने 23 अप्रैल सन 2017 को जनवादी पार्टी के तत्वावधान में हमने सारनाथ से सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्वाभिमान रथ यात्रा का शुभारंभ किया और इसके लिए हम देश की सियासत पर देश के बड़ी पार्टी के नेताओं से भी हम चाहते थे कि वे हमारे इस अभियान में मदद करें। और लेकर के हम अखिलेश यादव जी से बात किया कि इस तरह का मामला है और हम चाहते हैं कि आप हमारे और आप जब इस आंदोलन में हमारा साथ देंगे तो निश्चित तौर पर हमारी बात देश की सरकार तक पहुंचेगी। और उन्होंने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार भी किया और आपने देखा होगा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन स्वाभिमान रथ यात्रा का पहला चरण 4 फरवरी 2018 को उसका पहले चरण का समापन था और उस समापन पर हमने सम्राट स्वाभिमान रैली बनारस में रखी थी और बनारस में हमारे उस मंच से 17 मिनट तक अखिलेश यादव जी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में बोला था। और उस बनारस का समापन करने के पीछे भी हमारा एक उद्देश्य था, क्योंकि नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद थे, तो मुझे यह पूरा कि जैसे ही बनारस में पार्टी का यह मूवमेंट बढ़ेगा और भाजपा के प्रधान निश्चित तौर पर पहुंचेगी तो निश्चित बात को सोचने के लिए मजबूर होंगे। और हम अगर बोलेंगे तो हो सकता है हमारी बात नरेंद्र मोदी तक उतनी मजबूती से नहीं पहुंचे, लेकिन हमारे मन से भीड़ हुई और जिस तरह से उस रैली ने एक भारतीय राजनीति में संदेश दिया और आपने उसका परिणाम देखा होगा कि जैसे ही हमारी बनारस की रैली होती है, भाजपा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर टिकट जारी करने का घोषणा करती है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर रेल चलाने का काम करती है, करने का घोषणा करती है। नरेंद्र मोदी उसके बाद राजस्थान जाते हैं और आधी घंटा तक सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लेक्चर देते हैं। लेकिन साथियों,
यह समस्या का निदान नहीं रहा। समस्या का निदान तो तब होगा जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थि भारत आएगी। और मैं जानता हूं कि भाजपा इस काम को नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा को अभी भी पता है कि चौहान पूरी तरह से भाजपा का मानसिक रूप से गुलाम है, और हम नहीं भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थि के बारे में कोई पहल करेंगे तब भी इस समाज का वोट हमको मिलेगा। और भाजपा का यह सोचना कहीं न कहीं सही था। 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि हमारा समाज पूरी तरह से स्वच्छंद होकर के और पूरी मुस्तैदी से भाजपा को वोट दिया। भाजपा की सोच में कहीं कोई गलती खामी नहीं रही। भाजपा अपने अभियान में कल भी सफल थी और आज भी कहीं न कहीं सफल होती नजर आ रही है। लेकिन जनवादी पार्टी इस अभियान को रुकने नहीं दिया है। जनवादी पार्टी के दूसरा चरण का समापन मऊ में हुआ, उसमें भी अखिलेश यादव जी आए हैं। तीसरे चरण का समापन गोरखपुर में एक बड़ी जनवादी पार्टी की महारैली करा करके हम लोग इसका अभियान तीसरे चरण का समापन गोरखपुर में है, कराएंगे और उसकी पूरी तैयारी भी चल रही है। लॉकडाउन इधर हुआ है तो निश्चित तौर पर पूरा देश परेशान है, आप सब लोग भी परेशान हैं। और अभी पार्टी का भी मुख्य इशू यही है कि आपके इस परेशानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम आ सके, पार्टी के कार्यकर्ता कैसे काम आ सके, इसी पर सब लोगों का ध्यान केंद्रित है। राजनीति तो आगे पीछे हो जाएगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। और चौथा चरण इसका हम लखनऊ में इसका चौथा चरण हम लखनऊ में रखे हैं, जो अक्टूबर 2019 में अक्टूबर 2021 में होगा। और पांचवा चरण 2022 के बाद हम लोगों ने इसका दिल्ली में करने का निर्णय लिया है। और तब तक इस अभियान को जनवादी पार्टी की स्वाभिमान रथ यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थि को भारत लाने का क्रम भारत सरकार द्वारा कर न दिया जाए। और हम जानते हैं कि राजनीतिक ताकत और किसी भी समाज की राजनीतिक गोलबंदी इन सारी व्यवस्थाओं को प्राप्त करने में सहायक होगी। और निश्चित तौर पर समाज जितनी मजबूती से जनवादी पार्टी के अभियान को सफल बनाएगा, उसके दोनों आयाम पूरे होंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो मामला है, जो हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, इस आयाम को भी मजबूती मिलेगी। और 2022 के विधानसभा के चुनाव में जो हमें राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी है, उस आयाम को भी एक मजबूत आधार देने में कामयाबी हासिल होगी। साथियों, ये तो हमारा रहा कहीं न कहीं ऐतिहासिक पहलू से जुड़ा हुआ। अब मैं दूसरे पहलू पर 10 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा। साथियों, जो काम पहले राजनीतिक धर्म करता था, वो काम आज राजनीति कर रही है। अर्थात जिस तरह से धर्म हमारे हर कार्यों पर प्रभाव छोड़ता था, हर कार्यों में धर्म कहीं न कहीं दखल देता था, आज जीवन के हर पहलू पे राजनीति दखल दे रही है। और यह कहना कोई भी ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि कुछ दौर पहले आदमी एक सामाजिक प्राणी था, लेकिन अब आदमी सिर्फ सामाजिक प्राणी नहीं है, आज आदमी सामाजिक प्राणी से ज्यादा राजनीतिक प्राणी है। अर्थात अगर राजनीति में आपकी दखल अंदाजी
राजनीतिक सियासत में अगर आपकी गोलबंदी मजबूत नहीं है तो आपके जिंदगी के सारे पहलू प्रभावित होंगे और समता, स्वतंत्रता, न्याय से हमारा समाज और हमारी कौम हमेशा वंचित रहेगी। इसे नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता। अब आते हैं अपने सामाजिक लोगों की